चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग क्लास 12th। देखिए बेटा, आपका असाइनमेंट आया हुआ है जिसमें हम लोग दोनों असाइनमेंट मिल गया है मेरे पास में अभी, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं छोटी छोटी चीज़ों को। देखिए, आप लोग की पढ़ाई तो बहुत पीछे थी, ऑनलाइन पिछले से 1 महीने से बंद थी, तो लेकिन फिर भी मैंने चैप्टर नंबर 5 के काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग को सेंड कर दिए हैं, काफ़ी टॉपिक्स मैंने सेंड कर दिए। आपके असाइनमेंट में चैप्टर नंबर 4 से ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन शुरू के पहले 3 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो चैप्टर नंबर 4 के हैं। एक तो है दर केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगति का क्वेश्चन दिया हुआ है, और रासायनिक बलगति के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया दर निर्धारक पद को समझाइए। दूसरा है ऊर्जा अवरोध क्या है, चित्र बनाकर समझाइए। तो बेटा, इसके लिए आपको 1 दिन का पेशेंस रखना पड़ेगा आज का। कल मैं इसके वीडियो, इसमें जो पेपर जो में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस के वीडियो जो यहाँ पे दिया है, ये सारे वीडियो मैं आपको कल भेज दूंगा। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें हैं। मैं बाकी चीजें बता देता हूं कि क्या चीजें होती है थोड़ी बहुत, लेकिन हर चीजें मैं नहीं समझा सकता। जैसे कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक से प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो बेटा, इसमें क्या है, इसको पूरा एक हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमको पूरी की पूरी प्रक्रिया समझनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है। बुक से देख के मैं समझा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में भी दिया हुआ है, पर नोट्स क्या होता है, विजिबल होना चाहिए, हमको समझ में आनी चाहिए। बुक में बहुत इजी सेक्शन में दिया हुआ है या इधर उधर करके दिया हुआ है, जो समझ में कई चीजें नहीं आती आपको। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन दिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 15 मिनट। प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसका सूत्र होता है, एक सूत्र होता है जिस सूत्र पे हमको रखना पड़ता है और रख करके हम उसके हिसाब से उसको बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन में गणना करनी है, लगने वाला समय। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन दिया, दूध की खटाई डालने पर स्कंदित हो जाता है। स्कंदन क्यों होता है बेटा? दूध में अगर हम लोग खटाई डालते हैं तो वो फट जाती है, फटना ही स्कंदन कहलाता है। अगर आप खटाई डालते हैं तो वो स्कंदित हो जाता है, मतलब एक तरह से फट जाता है। क्यों फटता है, कारण क्या होता है? देखिए, अम्लीयता को क्या होता है, दूध में एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता, जबकि दही में एसिटिक एसिड पाया जाता है, मतलब अम्लीयता पाई जाती है। अम्लीयता को अगर आप क्या करते हैं, ग्लूकोज में अगर आप मिलाते हैं, दूध जो होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है और वो मीठापन होता है, माल्टोज होता है। और माल्टोज में अगर आप अम्लीयता को डालोगे, माल्टोज जो कि क्या है, एक प्रकार का स्वाद में ग्लूकोज का ही ग्लूकोज को बनाता है। माल्टोज से ग्लूकोज बनता है। जब उसमें हम लोग क्या करते हैं, माल्टोज का जो रिएक्शन होता है C6H12O11, वो जब माल्टोज का रिएक्शन होता है उसमें हम लोग H2 मिला देते हैं, C6H12O11, नो, हाँ ठीक है, C12H22O11 होता है माल्टोज का। ठीक है, C12H22O11 होता है, उसमें अगर हम लोग H2 मिला देते हैं और उसमें माल्टेज एंजाइम को लेते हैं, और माल्टेज एंजाइम की सहायता से अगर हम उसको रिएक्शन करवाते हैं, उसकी अभिक्रिया को कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, माल्टेज का ग्लूकोज बनता है, वो भी 2 एटम्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनता है, C6H12O11 है ना, ये 22 के हिसाब से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का निर्माण करता है। यार सॉरी, C6H12O6 है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज बनता है इसमें मीठा होता है। मीठा होने के कारण उसमें जब खट्टापन डालते हो आप, मीठा और खट्टा मिला देते हो, यानी कि एक अम्लीयता को डाल देते हो, तो वो फट जाता है, स्कंदित हो जाता है। तो ये कारण होता है। चौथा क्वेश्चन दिया, अधिशोषण समतापी वक्र। देखो बेटा, अधिशोषण, अधिशोष्य और अधिशोषण मैंने चैप्टर नंबर 5 में डाला है। अधिशोषण वक्र किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा समझाता हूं बेटा। अधिशोषण वक्र क्या चीज होता है, ग्राफ के माध्यम से क्या होता है कि आप जब क्या करते हैं, एक अधिशोषण होता है, अधिशोषित है, अधिशोषण है, एक अधिशोषण और एक अवशोषण। अवशोषण और अधिशोषण। अवशोषण क्या होता है बेटा, समतापमंडल में, जैसे अवशोषण मतलब क्या होता है, किसी चीज को अपने में अवशोषित करना। अधिशोषण मतलब क्या होता है, अधिशोषण समताप वक्र। तो ये वक्र बेटा किस तरह से बनता है, देखो, अधिशोषण क्या होगा कि वो कम होते चला जाएगा, उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है उसका ग्राफ। ठीक है, ये अधिशोषण का ग्राफ है। अवशोषण का ग्राफ सीधा रहता है। हम लोग इसको सीधे ढंग से अगर समझाता है तो इसको ये ऐसे घटते क्रम में चलता है अधिशोषण, और अधिशोषण जो होता है वो ऐसे सीधा बनता है। अगर हम लोग अंतर में पढ़ें तो इस तरह से बनता है, लेकिन समतापी वक्र में जब पहुंचते हैं तो ये इस तरह से ग्राफ बनाता है, जिसमें आपको ए बी नोट बराबर क्या हो जाता है, ए नोट प्लस बी नोट का एक आपको ग्राफ मिलेगा, है ना। तो वो हमको दिखाना पड़ेगा, तो वो चीज मैंने पढ़ा दिया है चैप्टर नंबर 5 में, वो आप लोग देख के वहां से लिख लेंगे। फिर आता है अंतर द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी में अंतर। देखो बेटा, अभी कोलाइड्स पढ़ा रहा हूं मैंने, आज की वीडियो में कोलाइड डाल दिया था, कल मैं आपके लिए द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में वीडियो बना करके, मतलब इस कंप्लीट असाइनमेंट का वीडियो मैं डाल दूंगा। ठीक है, दूसरी बात है चैप्टर ये 12th वालों के लिए बायोलॉजी का सेक्शन।
मैं बायोलॉजी के भी इसी में साथ में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। देख लीजिए बायोलॉजी में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है यौन संचारित संक्रमण के बचाव कैसे कर सकते हैं। यौन संचारित, यौन से एसटीडी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं एसटीडी। स्टडी एक प्रकार की डिसीज होती है बेटा, यौन संचार से होने वाले डिसीज, मतलब किसी दूसरे के साथ संपर्क बनाने से, जिससे बहुत सारे बीमारियां जो होती है, यौन संचारित संक्रमण से बचाव कैसे करते हैं, तो उसके बचाव के उपचार जो चैप्टर नंबर 4 में दिए मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य आप पढ़ेंगे बुक में, आपको इजीली मिल जाएगा। समाज में जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है। देखो बेटा, जहां तक से समाज में जनन स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो जनन स्वास्थ्य की जहां तक से बात होती है, वहां पे हमको एक चीज समझ में आता है जनन स्वास्थ्य में कि जीवन ही क्या है, स्वस्थता ही जीवन है। जीवन की एक इकाई होती है स्वस्थता, यानी स्वस्थ रहना ही जीवन की इकाई। अगर इंसान स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है, तो वो क्या हो सकता है, समाज अगर स्वस्थ है, इंसान स्वस्थ है, तो लोग जागरूक रहेंगे। और जागरूकता के कारण क्या होता है, सबसे बड़ा जागरूकता नहीं, समाज स्वस्थ होने से क्या होता है, हर काम आसान होता है ना, हर एक चीज को किया जाता है। तो इसके बारे में बुक में आपके दिया हुआ है, समाज में जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, कोई एक क्रोमोजोमी विकार का कारण। देखो क्रोमोजोम मतलब क्या होता है, देखो बेटा थोड़ा सा डस्टर मिटा देते हैं अपन। देखो बेटा, आपको क्रोमोजोम मालूम है ना कैसा होता है, गुणसूत्र पता है ना कैसा होता है, गुणसूत्र में क्या चीज आएगी। तो बेटा गुणसूत्र की जहां तक से बात करते हैं, आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा, इस तरह से गुणसूत्र होते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा। तो उस गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए की संरचना होती है अंदर में ऐसा, ठीक है, इस तरह से डीएनए की संरचना होती है। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई एक क्रोमोसोमी विकार का कारण उसके ग्रसित व्यक्ति के लक्षण लिखे। देखिए बेटा, अगर ये डीएनए है, डीएनए कहां है, क्रोमोसोम के अंदर है, यहां से यहां तक एक लक्षण होता है, यहां से यहां तक एक लक्षण, यहां से यहां तक एक लक्षण होता है। मैंने बताया था बीच में जीन पूल होता है, जीन में बीच में क्या होता है, खाली होता है, रिक्त होता है। तो यहां के अगर इस क्रम के क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम कैसे बैठा होता है बेटा, क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए बैठा होता है, एडेनोसिन एडनिन ग्वानिन साइटोसिन, और एक क्या होता है, एडनिन ग्वानिन साइटोसिन और एसीटीजी, ग्वानिन, एडनिन ग्वानिन साइटोसिन एसीटी, क्या बोला, एसीटीजी, हाँ एडनिन साइटोसिन, अरे यार एडनिन ग्वानिन साइटोसिन और एक क्या होता है, यूरेसिल होता है, और एक ट्रायोसिन होता है शायद, क्यों याद नहीं आ रहा है मेरे को भी, क्या हो गया, भूल गया, याद नहीं आ रहा है, पर मुझे याद है कि एसीटीजी होता है करके। तो ये क्या होता है बेटा, एक क्रम में रहता है, जैसे एक एडनिन के साथ में ग्वानिन जो होता है वो डबल बॉन्ड में रहता है, और साइटोसिन जो होता है वो टी के साथ में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो क्रम होता है, ये जो बैठने का जो क्रम होता है बेटा, इस क्रम में हम लोग क्या कहते हैं, ये जो क्रोमोसोम होता है वो इसी क्रम में बैठ रहता है। तो इसकी संरचना जो होगी वो अगर इस तरह से बना दे अपन, समझने के लिए ऐसा बना देते हैं, समझने के लिए बना देते हैं इसको, ये बना दिया ए जी सी टी, यहाँ पे टी सी जी ए सी टी ए जी, मैंने ऐसा बना दिया। मान लीजिए कि इस क्रम में कोई ये जो है क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या बोलता है, क्रोमोसोमल विकार, मतलब इस क्रम में अगर कोई बदलाव होता है, इस क्रम में अगर मान लीजिए यहां पर एडनिन थायमिन, सॉरी याद आ गया, एडनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन, तो ये कजा ठाकुर ये होता है एसीटीजी, एडनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन, ठीक था, एसीटीजी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अगर मान लो इस क्रम में कोई बदलाव होता है तो विकार उत्पन्न होता है, किसी भी शरीर में, किसी के भी शरीर में विकार उत्पन्न होता है, मतलब क्रोमोसोमल डिसीज बोलते हैं उसको हम लोग, इंग्लिश में क्रोमोसोमल डिसीज, हिंदी में बोलते हैं क्रोमोजी विकार बोलते हैं इसको। तो इसे ग्रसित व्यक्ति के लक्षण लिखिए, किस प्रकार के लक्षण होते हैं। मान लीजिए किसी में कान बड़े हो जाते हैं, किसी में 6 उंगलियां आ जाती हैं, तो ये विकार है बेटा, एक प्रकार का विकार होता है। तो ये एक कारण को बताना है क्रोमोसोमल विकार का। तीसरा क्वेश्चन है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में कोई तीन अंतर, बुक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में दिया है। समयुग्मजी किसे कहते हैं, विषमयुग्मजी किसे कहते हैं, वो जेनेटिक्स वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 5 में आपको मिल जाएगा, अनुवांशिकी में, ठीक है ना। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी अंतर बुक में दिया, आप वहां से लिख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है।
मतलब क्या होता है एक चीज बताते हैं, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस बोलते हैं, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। देखिए समयुग्मजी की जहां तक से हम लोग बात करते हैं और समझते हैं तो समयुग्मजी में क्या होता है कि समान युग्मक वाले, एक समान युग्मक वाले रहते हैं, विषमयुग्मजी में अलग अलग बातें होते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना जेनेटिक्स में पुष्प के लक्षण, पुष्प के लक्षण कैसे हो सकते हैं, पुष्प का रंग, पुष्प के आकार, पुष्प के आकार में जैसे मैंने ले लिया लंबे पुष्प की ऊंचाई ले लिया, तो मैंने तने की पौधे की ऊंचाई ले लिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया, दोनों समान हो गए। मतलब इसमें केवल लंबे पौधे होंगे, इसमें बौने पौधे होंगे, जो लंबे पौधे और बौने पौधे होंगे ये क्या होगा, समयुग्मजी होगा। लेकिन विषमयुग्मजी क्या हो जाएगा, इसमें से एक एक निकल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये विषमयुग्मजी कहलाया। ये समयुग्मजी जो एक समान होते हैं वो समयुग्मजी कहलाता है, जो अलग अलग होते हैं वो विषमयुग्मजी कहलाता है। एक अंतर तो मैंने बता दिया, दो अंतर आप लोग खुद लिख लेंगे बुक से। चौथा क्वेश्चन है, इन तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उत्तर लिखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इस लिंग सहनीयता लोक का व्यापक अध्ययन हो चुका। देखो यहां पर नहीं दिया है, यहां पर यह नहीं दिया है कि क्या है इसके तथ्य क्या है, वो नहीं दिया है, लेकिन तथ्य मैं आपको बता दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। लिंग सहता, लिंग सहलंग रोग एक प्रकार का इंग्लिश में बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग सहलंगता मतलब ये होता है ज्यादातर लिंग सहता वाला रोग की जहां तक बात करते हैं तो बेटा इसको बोलते हैं डिसऑर्डर है एक प्रकार से, सहलंगता जो है डिटर्मिनेशन बोलते हैं, जिसमें लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण में होने वाला जो रोग होता है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रल जेंडर हो जाना, माता पिता के कुछ लक्षण में कमी होना, किसी गुण की कमी होने का न्यूट्रल जेंडर पैदा हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो लिंग सहता रोग का जो है व्यापक अध्ययन हो चुका है। क्या होता है लिंग सहता रोग, इसके बारे में वीडियो में आपको कल अलग से डालूंगा, है ना, ठीक है। इस रोग की महारानी विक्टोरिया वाहक थी। देखो ये एक लिंग सहता रोग थी, जिसमें क्या होता है कि स्पेशल क्वालिटी, देखो बेटा हर किसी में क्रोमोसोम जो होता है, मेल क्रोमोसोम क्या होता है, XY क्रोमोसोम मेल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, XX क्रोमोसोम फीमेल। जब इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे XYY हो गया या XX हो गया, तो एक प्रकार का ये अतिरिक्त है ना, अतिरिक्त क्रोमोसोम है। अतिरिक्त क्रोमोसोम आने के कारण क्या होता है, लिंग सहलंग रोग उत्पन्न होता है। अतिरिक्त क्रोमोसोम आने से लिंग सहलंग होता है। तो इसमें कारण क्या होता है कि एक अलग गुण उत्पन्न होते हैं, अलग टाइप का गुण क्वालिटी उनमें नजर आते हैं। जैसे कि इस रोग की महारानी विक्टोरिया वाहक थी। महारानी विक्टोरिया के अंदर वो गुण है कि आज भी हमारे भारत की महारानी है, इंग्लैंड के साथ साथ भारत की भी महारानी है वो, और बहुत सारे देशों की महारानी कहलाती है। आज भी उनको आने जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उपरोक्त तथ्यों में किस रोग की बात कही जा रही है, वो रोग बताना है। इसका संचार कैसे होता है, इस रोग से नारी के रोगग्रस्त होने की संभावना विरल क्यों है, मतलब कम क्यों है, होती है, रोगग्रस्त नारी नहीं होती लेकिन वाहक जरूर होती है। तो क्यों होता है, इसका रिजल्ट भी आपको मैं कल दूंगा। दूसरी बात है, यहां पे पुनेट वर्ग की सहायता से निम्नलिखित वाहकों सभी संभावित जीनोटाइप की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर एक बोला गया है पुनेट स्क्वायर, यहां पे क्या दिया, मेल और फीमेल को दे दिया गया है, ठीक है, मेल और फीमेल को दे दिया गया है। तो मेल और फीमेल को समझते हैं हम लोग क्या होता है। देखो पुनेट स्क्वायर मैंने आप लोग को पिछले 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे पुनेट स्क्वायर के बारे में। यहां पर क्या दिया है क्वेश्चन में, पहला वाला दिया हुआ है फीमेल कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, क्रॉस कराया गया है। मेल के साथ में क्या लिखा है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। देखो बेटा यहां पर क्या है, गैमेट्स अलग अलग हैं। यहां पे कैपिटल ए स्मॉल ए है, मतलब एक प्रभावी एक अप्रभावी, एक प्रभावी एक अप्रभावी, एक प्रभावी एक अप्रभावी। तो इसको कैसे बनाना है दोनों के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम बनेंगे, टोटल 16, 8 दूनी 16 पेयर बनेगा ना ऐसा। देखो इसमें 4 लेना पड़ेगा मुझे, ये मान के चलिए मैं बना रहा हूं 1 2 3 और ये 4, ठीक है, नीचे भी 4 लेना पड़ेगा ऐसा, ये 4। तो इधर रख सकता हूं मैं मेल, इधर रख सकता हूं मैं फीमेल। मुझे एक एक करके रखना है ना, जोड़े में रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं एक एक करके भी सॉल्व कर सकता हूं इसको, या मैं जोड़े में रखूं तो ज्यादा अच्छा है। दोनों को मैं क्रॉस कराऊं, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल करा दूं, है ना, ठीक है। वो बोल रहा है तो वैसा ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कैपिटल ए
कैपिटल बी स्मॉल बी कर लेते हैं, इधर भी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसा भी कर सकते हो आप, या फिर अलग अलग भी कर सकते हो। ऐसा भी करोगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, फिर इसको करोगे कैपिटल ए कैपिटल बी, नो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, उसके साथ करोगे तो अब इसको करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल ए ये आ जाएगा और इसमें क्या आएगा स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, अगर ऐसा करोगे तो। ठीक है, द्विसंकरण ये क्या है, द्विसंकरण है, एक संकरण नहीं है, द्विसंकरण है। तो द्विसंकरण में क्या होता है, इस तरह से बनाओगे ना तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा, यहां पर जीनोटाइप कितने होते हैं ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वही रेशियो बताएगा। कौन सा रेशियो बताएगा बेटा, जीनोटाइप जो होगा वो 3:1 बताएगा और फिनोटाइप 1:2:1 बताएगा, इस तरह से बताएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप अलग अलग करोगे तो अलग अलग बताएगा, लेकिन अलग नहीं करना है इसको इसी तरह करना है। और इसमें क्या 4 खंड बनेंगे, ये बाकी खंड नहीं बनेगा, 4 ही बनेगा। और इसका जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होगा और इसका फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो 3:1 होगा और एक फिनोटाइपिक क्या होगा 1:2:1। उसके बाद वाला भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत रहेगी तो मैं कल इसका पूरा अलग अलग वीडियो बना दूंगा, कल मैं भेज दूंगा। आज के वीडियो में आप देख लीजिएगा, अगर कुछ चीजें मिल जाती है आपको बुक में तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो मैं कल आपके लिए नया वीडियो पर्सनली इस असाइनमेंट को बना के भेजूंगा। उसके बाद आप लोग उस वीडियो को फॉलो करेंगे, उसमें से देखेंगे, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिएगा।